Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class second year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed about the cabinet mission plan and we discussed the three major points. Cabinet mission, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हम इसको सम अप करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपने वो तमाम के तमाम बातें लिखनी हैं जो मैंने आपको बताया है बेटा। वो ये बातें लिखनी हैं कि लॉर्ड एटली उन्होंने एक वर्क भेजा एंड 3 मेंबर्स जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताए थे, स्टैफर्ड क्रेप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, वो यहाँ पर आए और आकर उन्होंने जब पॉलिटिकल लीडर से बातचीत की तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, जो यहाँ पर आए, जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को ज्वाइन किया, वो तमाम के तमाम नामवर पॉलिटिकल लीडर थे, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे, लियाकत अली ख़ान थे, गांधी थे, नेहरू थे, वो तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडर आए और उन्होंने अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने एक तवील डिस्कशन जिसमें 7 सेशन थे, वो 7 सेशन अटेंड हुए जो कि 5 मई से शुरू हुए, 12 मई को इख्तिताम पजीर हुए। उन तमाम के तमाम सेशन में बड़े सगीर में कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस और प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको डिस्कस किया गया। अब इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि देखें, अचानक बैठे हुए बरतानवी हुकूमत को क्यों ये ख्याल आया कि मुसलमानों और हिंदुओं में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो ये कि वो ये चाहते थे कि मुसलमानों और हिंदुओं में यूनिटी डेवलप हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले मौजूद थी। एक तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ये था कि किसी न किसी हद तक वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कन्विंस करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली इसका एक जो पॉजिटिव एज उनको मिलेगा वो ये मिलेगा कि हो सकता है अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक और चांस उनको मिल सकता है कि वो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद रहें, यानी कि यहाँ से जा ना सकें। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने यूनियन की बात की, हम लोगों ने प्रोविंशियल ग्रुप्स की बात की। उसके बाद जो है इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि सब कॉन्टिनेंट एज यूनियन। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि यूनियन में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, फेडरेशन के बाद प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद जो है वो ग्रुपिंग स्कीम में प्रोविंशियल ग्रुप्स की बात की हम लोगों ने। प्रोविंशियल ग्रुप्स कौन कौन से बनाए गए, जिसमें आप लोगों ने जब इसको लिखना है तो इसमें बेशक ग्रुप ए, बी और सी, यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप्स में वो तमाम के तमाम हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के नाम भी लिखवाए जो कि इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन में जो प्रोविंस हैं वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, यानी कि उसमें उन्होंने एक लिमिटेशन रख दी कि 110, यानी कि हर प्रोविंस में से 10% लोग ऐसे होंगे जो लोग सेंट्रल लेजिस्लेचर को फॉर्म करेंगे, यानी कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर की प्रोविंसेस को दी गई। ठीक है। और उसके बाद जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट, ये भी इसका एक पॉइंट है, ये याद रखिएगा। इंटरिम गवर्नमेंट, उर्दू में इसे अबूरी हुकूमत कहा जाता है, अबूरी हुकूमत। आप इंट्रोडक्शन में आप तारुफ लिखेंगे उर्दू में, फिर एक यूनियन, सब कॉन्टिनेंट एक यूनियन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सूबाई ग्रुप बनाए गए, उसके बाद जो है
जो मरकज़ी मजलिस कानून साज के इलेक्शन, उसके बारे में बात की गई कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ को पूरा इख्तियार होगा कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करें। फिर अबूरी हुकूमत, अबूरी हुकूमत जो बनाई जाएगी, यानी कि इलेक्शन के बाद जो अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, उस अबूरी हुकूमत में मुस्लिम मिनिस्टर्स भी शामिल हुए और हिंदू मिनिस्टर्स भी शामिल हुए। मुस्लिम मिनिस्टर्स में जो मेजर मिनिस्टर्स थे, 5 मिनिस्टर इलेक्ट हुए, जिसमें लियाकत अली ख़ान थे, लियाकत अली ख़ान, आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर का मतलब होता है इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। मौलाना गजनफर अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, और जोगिंद्रनाथ मैंडल। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, लियाकत अली ख़ान और गजनफर अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर और जोगिंद्रनाथ मैंडल, दे आर अपॉइंटेड दी मिनिस्टर, जिसमें मिनिस्ट्री में ये कहा जाता है इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर हैं और जोगिंद्रनाथ मैंडल हैं। इसमें मेजर जो पार्ट था वो ये था कि इसमें लियाकत अली ख़ान ने, इट इज़ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी ये जो वज़ीर इलेक्ट हुए वो वज़ीर ख़ज़ाना थे। इन्होंने ऐसा बजट डेवलप किया, इन्होंने ऐसा बजट बनाया जिस बजट से हिंदू जो एलीट क्लास है उसको बहुत एक कड़ी ज़रब लगती थी। यानी कि इन्होंने इतना टैक्सेशन और इस कदर अच्छा और नुमायाँ, ना गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया, यानी कि उनकी मजबूरी थी। तो कहा यह भी जाता है कि ये इनकी काबिलियत की वजह से, यानी कि पाकिस्तान बनने को हिंदू बिल्कुल भी रोक ना पाए, उसमें लियाकत अली ख़ान का जो बजट जो इन्होंने पेश किया वो इतना अच्छा और नुमायाँ बजट था, गरीब दोस्त बजट था कि जिसमें गरीबों को तो फ़ायदा हुआ, माइनॉरिटी क्लासेस को भी बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें जितनी भी एलीट क्लासेस थी, जितने भी ट्रेड या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको बहुत नुकसान हुआ। यही वजह थी कि लियाकत अली ख़ान के बजट पेश करने के बाद जब 3 जून प्लान डिक्लेयर हुआ तो पाकिस्तान बनने को हिंदू रोक ना पाए, जो अखंड हिंद का नारा लगाते थे। तो बात समझ आ रही है। तो दीज आर द मुस्लिम मिनिस्टर विच इलेक्टेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट। और इसमें हम लोग एक और भी चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हुआ ये था कि जब गवर्नमेंट बनाने के लिए मुसलमानों को और हिंदुओं को, यानी कि मुस्लिम लीग को और कांग्रेस दोनों को इनवाइट किया गया इलेक्शन के दौरान, तो उसमें मुस्लिम लीग ने तो पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लिहाजा उन्होंने, अब होना तो ये चाहिए था कि अगर कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट ना करे तो मुसलमानों को ये पूरा हक हासिल होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन क्योंकि हिंदू एक्सट्रीमिज़म की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, फ्राइटन कंडीशन थी उनकी भी, इसलिए एक फ्राइटनिंग कंडीशन का सामना ना करने या उससे बचने की वजह से बरतानवी हुकूमत ने हिंदुओं को इनवाइट किया। जब वो ना आए तो मुसलमानों ने इस दौरान एक दिन सेलिब्रेट किया था जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे को उर्दू में कहते हैं रास्ते अक़दाम का दिन। यानी कि इसमें मुसलमानों ने
अपना एक स्लोगन, अपना एक मकसद, अपना एक मंशूर वाज़े किया, और वो ये किया कि डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया कि अब हुकूमत को चाहिए कि वो एक्शन ले, यानी कि अगर हिंदू इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो उसको रहने दें, सारी के सारी हुकूमत मुसलमान यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही बनाएगी। अब सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, अब इस यूनियन से अलहदगी के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? इस यूनियन की अलहदगी के लिए रिक्वायरमेंट ये रखी गई कि अगर आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कभी भी अपनी मर्ज़ी से छोड़ नहीं सकते। जो प्रोविंशियल ग्रुप्स बने ABC, अगर उसमें से दो प्रोविंशियल ग्रुप्स अगर मिलकर भी अगर इस यूनियन से अलहदगी इख्तियार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिटेड टाइम को मखसूस किया गया और वो टाइम था 10 साल। 10 साल का टाइम रखा गया कि आफ्टर 10 ईयर्स, ये वो वाहिद नुक्ता था जिसको पहले, अब मैं आपको ये भी बता दूं, रिएक्शन पे जब हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा। रिएक्शन पे ये होगा कि अगर कोई प्रोविंशियल ग्रुप इस यूनियन से अलहदगी इख्तियार करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 10 साल बाद इससे अलहदगी इख्तियार करे, यानी कि 10 सालों तक आपने इस यूनियन के अंडर ही रहना है, इससे अलहदगी इख्तियार नहीं कर। समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट जो है वो है पावर ऑफ वीटो। पावर ऑफ वीटो जो है वो भी इसका पॉइंट है, लेकिन वो इसमें डिस्कस नहीं किया गया। पावर ऑफ वीटो में भी यही होगा कि अगर प्रोविंशियल ग्रुप्स इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो 10 साल बाद। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान को जब पेश किया गया तो उस पर डेफिनेटली हिंदू बहुत खुश हुए। कुछ हिंदुओं का तो कहना ये भी था कि जना का जो पाकिस्तान है आज वो दफन हो गया है। मुस्लिम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो अब कांग्रेस की तरफ से ये उनके जो इनिशिएटिव थे, उनकी जो एक्सप्रेशन थे, वो ये ज़ाहिर हो रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने का जो प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, ये इस प्लान में शामिल नहीं किया गया, यानी कि लफ्ज़ पाकिस्तान का बनना या ना बनना इसको शामिल ही नहीं किया गया। तो रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस ने तो इसको पहले ही, जब ये प्रपोज़ल पेश होता गया तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें पाकिस्तान का जिक्र था और ना मुसलमानों के हक़ में कोई भी बात की गई थी। क्योंकि कायद आज़म एक लीगल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस पॉइंट को जब देखा कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद अगर कोई प्रोविंशियल ग्रुप इस यूनियन से अलहदगी इख्तियार करना चाहता है तो उसको पूरा हक हासिल होगा। तो कायद आज़म के दिमाग में ये बात आई कि ठीक है, अगर इसमें पाकिस्तान को बनने की या पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया या पाकिस्तान मूवमेंट यहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं किया गया तो कोई बात नहीं है। जो प्रोविंशियल ग्रुप्स डिक्लेयर किए गए और इस 10 साल का जो लिमिटेड टाइम डिक्लेयर किया गया, तो कायद आज़म को ये बात क्लिक हुई। उन्होंने ये इमेजिन किया कि अगर आज पाकिस्तान ना बना तो 10 सालों के बाद वो तमाम के तमाम प्रोविंशियल ग्रुप्स जो इसमें दिए गए हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होंगे। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि आखिर में फाइनल डिसीजन ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब आया तो उन्होंने बहरहाल इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब कायद आज़म ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया तो मुसलमान जो थे वो बहुत खुश हुए, होना भी चाहिए था। अब हिंदुओं पर मायूसी छा गई, क्योंकि पहले वो इस खुशी में थे कि वो हुकूमत इंडिविजुअली बनाएंगे, यानी कि कांग्रेस से मिलकर ही हुकूमत बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट जो है। लेकिन
बाद में जब कायद-ए-आज़म का आखिरी फ़ैसला या फाइनल डिसीजन आया तो उस डिसीजन में कायद-ए-आज़म ने इसको अप्रूव कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बात हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा नागवार थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले पेश आए। उन्होंने फिर बाद में बहुत मायूसी का इजहार किया, क्योंकि उनको किसी न किसी हद तक इस बात का अंदाज़ा था कि ये जो मूवमेंट का आगाज़ हो चुका है, इस मूवमेंट को अब पार्टीशन ही सॉल्व कर सकती है, इसके अलावा इसके सलूशन का और कोई इम्कान बाकी नहीं है। तो बेटा आज हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो है, हम लोगों ने टोटल के टोटल मैंने आपको बताया कि इसमें मेजर जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे। इसमें कैबिनेट मिशन प्लान, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये कुल मिला के कोई 6, 7, 8 हेडिंग्स इसकी बनती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि ये 7, 8 हेडिंग्स ज़रूर मेंशन करें, इसमें आपने स्किप कोई नहीं करना। और हर एक हेडिंग के अगेंस्ट आपने वो मेजर पॉइंट्स भी देने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सब कॉन्टिनेंट यूनियन लिखेंगे, इसमें प्रोविंसेस का और प्रिंसली स्टेट्स का जिक्र करना है। प्रोविंशियल ग्रुप जब आएंगे तो प्रोविंशियल ग्रुप्स यहाँ पर आपकी बुक में नहीं दिए गए, तो आपने इसमें ग्रुप A, B, C का जिक्र करना है। और A में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस का जिक्र करना है। और पिछले लेक्चर में उन प्रोविंस के नाम भी मैंने आपको मेंशन करवाए, लिखवाए, तो वो आप लोगों ने लिख लेने हैं, उनको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसकी हम लोगों ने बात की। इसमें भी जो मेजर पॉइंट है वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। फिर इंटरिम गवर्नमेंट में अगर आप लियाकत अली खान, आई चौधरीगढ़, मौलाना गजनफर अली खान या सरदार अब्दुर्रब निश्तर और जोगिंद्रा नाथ मैंडल का नाम आपने मेंशन ज़रूर करना है। उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्शन डे का बीच में आप लोगों ने ज़रा सा इसका भी थोड़ा सा देना है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया गया तो मुस्लिम लीग तो फ़ौरन आ गई, लेकिन हिंदू राज़ी ना हुए। तो इस पर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया, और तशवीश का इजहार करने के बाद उनकी कोशिश ये थी कि वो हिंदुओं को किसी न किसी तरीके से मना लें और मुसलमान और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट बनाएं। तो जब मुसलमानों ने देखा कि झुकाव ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिंदू पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, तो डेफिनेटली उन्होंने रास्ते इक़दाम का दिन डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया। ये डायरेक्ट एक्शन डे जो सेलिब्रेट हुआ था, ये 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया गया। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ यूनियन में मैंने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ यूनियन में का जो ये था कि अगर कोई भी प्रोविंस इस यूनियन से अलहदगी इख्तियार करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद, 10 साल से पहले नहीं। अब यहाँ पर लास्ट में अगर आप लिखना चाहें तो रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातों का रद्द अमल, और आखिर में अगर आप लिखना चाहें तो फाइनल डिसीजन ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ये पॉइंट जो है ये भी आप शामिल कर सकते हैं। तो हम लोग अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो एक पॉइंट ये बनेगा, नंबर सेकंड हेडिंग ये बनेगी, थर्ड हेडिंग ये बनेगी, 4 हेडिंग ये बनेगी, 5th हेडिंग ये बनेगी, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे की आप एक हेडिंग बना सकते हैं, 6 हो जाएगी। सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, ये 7th हेडिंग होगा। उसके बाद वीटो, पावर ऑफ वीटो यहाँ पर, या वीटो पावर, मनसूखी की जो पावर थी वो, और रिएक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, ये 8वीं हेडिंग्स होगी, ये 9th होगा और ये 10th। तो ये 10 हेडिंग्स बनती हैं इस तमाम के तमाम टॉपिक की। तो आपने इसको 1 बाय 1 करके इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। कोई भी बात या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, आप समझते हैं कि ये मुश्किल है, तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल, या जब ऑनलाइन क्लासेस में किसी वक्त हमारी डिस्कशन होती है तो उसमें कोई भी टॉपिक जो आपको समझ ना आए, उसमें लड़कियां, स्टूडेंट्स, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
और कोई चीज़ अगर इससे प्रीवियस टॉपिक जितने भी हैं उनमें से भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप फिर भी मुझे डिस्कस कर सकते हैं उन टॉपिक के हवाले से। खुदा हाफिज़।